Hello student, I hope you are all good and fine. Today we will discuss about what is liquidity management. आज हम बात करेंगे liquidity management होता क्या है. ठीक है. हमने पहले भी आपको बताया था कि जो लिक्विडिटी होता है वो अगर आसान भाषा में आपको मैं रिपीट करवाऊं. मान लीजिए किसी बैंक के आपके बैंक के बहुत बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लेवल के जो बिजनेस होते हैं. ठीक है. अगर वो कॉर्पोरेट लेवल के बिजनेस उनको कोई दिक्कत आ जाए पैसे की, तो बैंक से ही मांगेंगे क्योंकि उनके अकाउंट्स वहाँ पे हैं. मान लीजिएगा उन्होंने डिमांड कर ली कि बैंक से कह दे कि मेरे को 20 करोड़ पे अर्जेंट चाहिए. अब कई बार बैंक के पास उतना कैश अवेलेबल उस टाइम नहीं होता. ठीक है. तो ये सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए अच्छे तरीके से बैंक क्या करती है, अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करती है, ताकि आने वाले समय में अगर बैंक को कोई भी कैश डिस्चार्ज करना हो, अगर कोई और तरह की पेमेंट करनी हो, ठीक है, कोई मेच्योरिटी पे लोन वापस करना हो, ठीक है, तो वो सारी दिक्कतें ऐसी ना आए. तो इसलिए बैंक क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है. ठीक है. तो पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं. Liquidity can be defined as the ability of a bank to meet demand on funds on account of maturity of liabilities exactly when they fall due or when depositor want their money back. देखिए मीनिंग सीधा सीधा वही है कि लिक्विडिटी क्या है. जैसे ही किसी, मान लीजिए किसी ने डिपॉजिट करवाया था 5 साल के लिए, ठीक है, उसका 5 साल का टर्म पूरा हो रहा है. ठीक है. अब 5 साल बाद बंदा तो अपने पैसे वापस मांगेगा ही, और विद इंटरेस्ट मांगेगा. ठीक है. मतलब बैंक की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितने भी उनकी मैच्योरिटी डिपॉजिट पूरे हो रहे हैं, ठीक है, जाके किसी कस्टमर को जितना उनका कैश उनको देना है वो सारा उसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसके पास उतना कैश अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. तो आगे चलते हैं. इसमें आ गया इफ इन नीड ऑफ शॉर्ट टर्म लिबिलिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. अगर लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म के लिए मतलब पूरा करना है, तो इनसे आप क्या, ये थोड़े से पॉइंट है, इनसे वो अपना दिक्कत को दूर कर सकते हैं. ठीक है. जैसे फर्स्ट है कैश इन एक्सेस ऑफ सीआरआर. सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो. इसके बारे में हम डिटेल में आगे में पढ़ेंगे. देखिए अगर उनको थोड़े समय के लिए अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, यानी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, तो उनको क्या करना है, वो बैंक क्या करती है कि कैश थोड़ा एक्सेस में रख लेती है सीआरआर की परसेंटेज के ऊपर. सीआरआर की परसेंटेज जो आजकल 4 से लेके 4.5 के बीच में होती है. ठीक है. वो आप जब भी आप देखेंगे तो ऑनलाइन एक बार इसको सर्च कर लेना. ठीक है. इन्वेस्टमेंट्स इन एसएलआर सिक्योरिटीज ओवर एंड अबव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स. अगर एसएलआर की बात करें तो एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. ठीक है. इसको इसके बारे में भी हम आगे पढ़े डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है. ठीक है. तो बेसिकली बैंक क्या करती है, या तो कैश ज्यादा रख लेती है सीआरआर के रिजर्व से ज्यादा. ठीक है. या तो क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट जो कर देती है एसएलआर की सिक्योरिटीज में. ठीक है. और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है प्राइम एसेट इन्वेस्टमेंट इन टेबल टॉप रेटेड शॉर्ट टर्म पेपर एंड लोन्स टू टॉप रेटेड कंपनीज. इसमें क्या होता है कि बैंक क्या कर देती है, ट्रेजरी बिल या तो खरीद लेती है, या तो शॉर्ट टर्म पेपर हो गए जो 1 साल से कम होते हैं, या तो क्या करती है लोन दे देती है टॉप रेटेड कंपनीज को थोड़े समय के लिए, ताकि उनको जल्दी से प्रॉफिट हो जाए, उनके पास कैश फ्लो क्या हो जाए, बना रहे. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है स्वैपिंग फॉरेक्स फंड्स टू आईएनआर. जैसे स्वैपिंग आपको पता है कि जो जो अपनी करेंसी मार्केट है, ठीक है, जिसको फॉरेक्स एक्सचेंज भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या बैंक्स प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती है, डॉलर को अपने रेट के या इन्फ्लेशन के हिसाब से खरीदती है और उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करती है, उनको उनमें प्रॉफिट होता है. ठीक है. तो वो उसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है. अगर नेक्स्ट हमारा है इन ए सिचुएशन ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी. सरप्लस लिक्विडिटी अभी हमने बात की थी, अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी उनको मेंटेन करनी हो तो ऊपर वाले पॉइंट में ध्यान में रखने होंगे. अगर सरप्लस लिक्विडिटी मतलब ज्यादा उनको अमाउंट में उनको कैश फ्लो चाहिए, तो नीचे वाले पॉइंट आपको ये वाले पॉइंट वो बैंक क्या करती है, ध्यान में रखती है. सबसे पहला है वो मनी मार्केट लैंडिंग. मनी मार्केट क्या होती है, जिसमें 1 साल से कम में लोन बैंक लोन प्रोवाइड करती है. ठीक है. ये हमारा कमर्शियल बिल हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, इनके अंदर ये सारा लेन देन होता है. ठीक है. अगला है रेपो. रेपो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीपरचेज ऑप्शन. ठीक है. रीपरचेज ऑप्शन मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि बैंक को आरबीआई से कुछ पैसे उधार में चाहिए अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए. ठीक है. तो बैंक आरबीआई क्या करता है, थोड़ा सा उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, पर उनको पैसे उनको अपने कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड कर देता है, ताकि उनकी जो लाइबिलिटीज है पूरे हो सके. उसको क्या बोलते हैं, रेपो. ठीक है.
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो फिर से क्या करते हैं, अगर उनको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो या ज्यादा कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट हो, या तो फिर क्या करेंगे, ट्रेजरी बिल को खरीद लेंगे, सिक्योरिटीज हो उनको खरीद लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर्स ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी, जिनके उनको लिक्विडिटी चाहिए उस हिसाब के, उस महीनों के हिसाब से या उस साल के हिसाब से इतने ट्रेजरी बिल या सिक्योरिटीज क्या क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है वो है रिपेइंग फना, रीफाइनेंस। रीफाइनेंस मतलब जब अगर उनके पास कोई उन्होंने फाइनेंस किया था, कोई बंदा लोन देने के लिए, मतलब कि उनके पास अभी टाइम पड़ा था उनका, ठीक है, उनको दोबारा से क्या कर देते थे, रीफाइनेंस कर देते थे, ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनके पास फिर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये दो तरीके हैं जिससे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और सरप्लस लिक्विडिटी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फंडिंग द बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट की बात नहीं हो रही, बैंक की बैलेंस शीट की बात हो रही है। द बैंक्स बैलेंस शीट इज फंडेड नॉट ओनली बाय डिपॉजिट बट आल्सो बाय मार्केटिंग बोरिंग, कॉल नोटिस, टर्म मनी, इंटरबैंक डिपॉजिट, रिवर्स रेपो एंड रीफाइनेंस। देखिए, जो बैंक बैलेंस शीट वो कहना चाहता है कि मान लीजिए हम कोई बैंक के पास मेन जो सोर्स होता है वो डिपॉजिट का होता है। ठीक है, अगर कोई उनके पास मेन कोई बंदा जमा करवाने जाएगा तभी वो किसी को लोन देंगे ना। तो इनका कहना है कि फंडिंग द बैलेंस शीट में क्या है, खाली डिपॉजिट नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको अगर कैश की जरूरत पड़े तो या तो वो कॉल नोटिस पे मंगवा सकते हैं, ठीक है, दूसरी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, या तो फिर इंटर बैंक डिपॉजिट उनके पास होते हैं। कई बैंक क्या करती है, एक बैंक का अपना, उनके पास अगर सरप्लस होता है अपना कैश, तो वो दूसरी बैंक पे जमा करवा देते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो हो गया, रीफाइनेंस हो गया। अब मैंने आपको रेपो बताया था कि क्या होता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देती है, लोन देती है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको रेपो बोलता है। रिवर्स रेपो क्या हो गया, उनका अगर अगर उनके पास सरप्लस अपने क्या बोलते हैं कैश पड़ा है और आरबीआई को कैश की जरूरत है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई को क्या कर देगी, लोन दे देगी, और उनका भी एक इंटरेस्ट का चार्ज आरबीआई से वो लेती है। ठीक है, इसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉरेक्स फंडिंग इज आल्सो रिजॉर्टेड टू व्हेन द यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट इज एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल। कहते हैं फॉरेक्स फंडिंग से भी वो अपनी बैलेंस शीट में कैश फ्लो इन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो अपने अगर डॉलर, ठीक है, और अपने इंडिया की जो करेंसी है रुपी, ठीक है, अगर वो स्टेबल है, मतलब काफी टाइम से स्टेबल चल रहे हैं, तो इसमें वो इन्वेस्ट करके इनमें वो प्रॉफिट कमा के अपने कैश इनफ्लो को बढ़ा सकती है बैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडिंग दी बैलेंस शीट। भी अपनी बैलेंस शीट में वो पैसे को कैसे फंड करते हैं। ठीक है, और इसके आगे चल के पॉइंट है जैसे कैश रिजर्व रेशियो, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो हम अभी डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, a scheduled bank is under obligation to keep a cash reserve called the statutory cash reserve uh, with the Reserve Bank as per the provisions section 42 of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, every scheduled bank is required to maintain with the Reserve Bank an average daily balance equal to at least 4% of its net demand and time liability. ठीक है, अब देखिए, जो बहुत तो लंबी चौड़ी बात होगी, पर मैं आपको एक छोटे अगर आसान भाषा में रखूं, अगर मान लीजिए किसी बैंक में एक दिन में उनके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है, ठीक है, 1 करोड़, मैं थोड़ा इसको तो नीचे लिख लेता हूं। मान लीजिए इसी बैंक में 1 करोड़ रुपया पता है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, वो पूरा 1 करोड़ अपने पास वो नहीं रख सकते। उनका क्या होगा कि उनको 4% आरबीआई को क्या करना होगा, डिपॉजिट करवाना होगा। ठीक है, ये आरबीआई का रूल है कि उनके पास इतना कैश रिजर्व में होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, 1 करोड़ का 4% कितना हो गया, 4 लाख। तो ये 4 लाख क्या हो जाएगा, वो अपने पास आरबीआई क्या कर लेगी, रख लेगी। ठीक है, बाकी जो बचेगा 96 लाख, वो आगे चल के वो अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बैंक। तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, आप रेट देख लेना, रेट मेरे ख्याल से 4 to 4.50, मतलब 4 और 4.5 के बीच में आजकल वेरी कर रहा है, पर आप ऑनलाइन एक बार इसको चेक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हमारे लाइबिलिटीज नॉट टू बी इंक्लूडेड फॉर एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी के कौन सी लाइबिलिटी इसमें नहीं आ सकती। देखिए, अगर आपको अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल मतलब कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। देखिए, ये आगे कंसेप्ट हम पूरे डीप में पढ़ेंगे, अभी बस ये मान लीजिए कि ये अपनी बैंक की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, बैंक को इनको इनके टाइम के अकॉर्डिंग पे करना होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना मान लीजिए, आगे इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एनडीटीएल को। ठीक है,
और कौन सी कहते हैं वो जो लायबिलिटी है जो एनडीटीएल में नहीं आती। अब एनडीटीएल, आप पीछे हमने कैश रिजर्व रेशो की बात की थी, जैसे 4% ऑफ क्या होता है एनडीटीएल, मतलब जितनी उनकी बैंक की नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, कैश रिजर्व उतना ही 4% आरबीआई को जमा करवाना पड़ता है, किसका, एनडीटीएल का। अब एनडीटीएल है वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एनडीटीएल होता क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। कौन सी चीजें जो एनडीटीएल में बैंक अकाउंट नहीं करती, ठीक है। सबसे पहले वो है अपनी पेड अप कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हमारी है पेड अप कैपिटल, जाके कि रिजर्व हो गया या फिर क्रेडिट बैलेंस हो गया इन दी प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई प्रॉफिट पड़ा है बैंक के पास तो वो सारी चीजें किस में नहीं जाएंगी, एनडीटीएल में नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर कोई टैक्स प्रोविजन पड़ी है, उनके पास टैक्स प्रोविजन है, वो भी एनडीटीएल में काउंट नहीं होगी। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन एड हॉक सेटलमेंट ऑफ क्लेमिंग पेंडिंग जजमेंट ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट में कोई केस गया और उनसे उनसे कोई इंश्योरेंस, उनको पैसा मिला इंश्योरेंस का, तो वो भी वो एनडीटीएल में काउंट नहीं होगा, ठीक है। आगे चल के अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कोर्ट रिसीवर, अगर कोर्ट की तरफ से कोई अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो वो भी एनडीटीएल में काउंट नहीं होगी। द लायबिलिटीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट्स अंडर अंडर बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, एक बैंकर फैसिलिटी होती है। बैंकर फैसिलिटी क्या होती है, अगर छोटे से टॉपिक पे इसको खत्म करें तो बैंकर फैसिलिटी होती है कि बैंक अपने कस्टमर को फैसिलिटी देती है कि अगर बाई चांस आपका चेक ओवरड्राफ्ट या ओवर मतलब कि टाइम ओवर डेटेड हो गया है तो हम आपकी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी बनती है और उनको मिलती है, ठीक है, चाहे वो कमीशन के रूप में हो किसी के रूप में भी हो, तो वो भी एंड डिटेल में काउंट नहीं होगी, ठीक है। आगे हम बात करें कि सब्सिडी रिलीज्ड बाय नबार्ड अंडर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन एक्सपेंशन ऑफ रूरल गोडाउन्स, अगर कोई नबार्ड कोई स्कीम निकालता है उसके अंदर बैंक को कोई पैसे मिलते हैं जैसे कोई कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो वो भी एनडीटीएल के अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेट अनरियलाइज्ड गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अंडर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा या प्रॉफिट या लॉस है जो अभी तक उनको नहीं मिला, तो वो भी एनडीटीएल में काउंट नहीं होगा। इनकम फ्लोज रिसीव्ड इन एडवांस सच एज एनुअल फीस और अदर चार्ज विच आर नॉट रिफंडेबल, ऐसी फीस जो जिनको वो उनको रिफंड नहीं करना पड़ेगा वो भी एनडीटीएल में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो बिल री डिस्काउंटिंग बाय बैंक विद द एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, कहते हैं कोई भी बिल री डिस्काउंट करवाना जो आरबीआई की तरफ अप्रूव्ड है तो वो भी उसमें एनडीटीएल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला था कि एनडीटीएल की हम आगे थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो एनडीटीएल था वो था अपना एनडीटीएल, जिसमें एन का मतलब है नेट, डी का मतलब है डिमांड, टी का मतलब है टाइम और एल का मतलब है लायबिलिटी, ठीक है। अब थोड़े इन सारे शब्दों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड लायबिलिटी, ठीक है। डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, देखिए, डिमांड लायबिलिटी इंक्लूड करंट डिपॉजिट डिमांड लायबिलिटीज, पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट एलसी, या फिर कोई बैलेंसेस पड़ा हो ओवरड्यू एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, या फिर कैश सर्टिफिकेट हो या आरडी हो या आउटस्टैंडिंग टीटीस हो या एमटीज हो चाहे डीडीज हो, अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो, क्रेडिट बैलेंस इन सीसी अकाउंट्स हो, या फिर डिपॉजिट हेल्ड हो एज सिक्योरिटी फॉर एडवांसेस विच आर रिपेबल ऑन डिमांड। देखिए ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी इंग्लिश होगी, ठीक है। अगर मैं सिंपल में बताऊं आपको डिमांड लायबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं करंट अकाउंट की। मान लीजिए किसी कस्टमर ने करंट अकाउंट अपना खोला हुआ है। करंट अकाउंट में आप खुलवाते क्यों हो, सबसे पहला रीजन है कि आपको कैश कभी भी जरूरत पड़ सकता है और आप उसको निकाल सको, तो ये होगी हमारी डिमांड कि हमें कैश क्या चाहिए, कभी भी चाहिए, ये हमारी क्या होगी, डिमांड। और लायबिलिटी क्या है, ये बैंक की लायबिलिटी है, मतलब बैंक को ये कभी ना कभी जब भी आप मांगोगे बैंक को क्या आपको पैसे क्या देने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है डिमांड लायबिलिटी, मतलब बैंक को डिमांड पे कभी भी उनको पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, उसको क्या बोलता है, डिमांड लायबिलिटी, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये सारे अकाउंट्स के अंदर जो भी कैश उनके बैंक के पास पड़ा होता है वो डिमांड लायबिलिटी के अंदर ही आता है, ठीक है, क्लियर। आगे हम चलते हैं टाइम लायबिलिटी। देखिए हमने डिमांड लायबिलिटी तो पढ़ लिया, अब है टाइम लायबिलिटी, ठीक है। अभी एग्जांपल इसमें अगर सबसे पहले लेंगे तो सेविंग डिपॉजिट की, ठीक है। अब सेविंग डिपॉजिट का क्या चक्कर होता है कि सेविंग अगर आप डिपॉजिट कराते हो तो आप एक पर्टिकुलर टर्म के लिए करवाते हो। मान लीजिए आपके अपने सेविंग किया 5 साल बाद, 5 साल के लिए, ठीक है।
तो आपको वो उसका जो बेनिफिट है वो 5 साल बाद ही उनकी लमसम अमाउंट है जो आपको मिलेगी वापस, ठीक है। तो बैंक को पता है कि हमने ये कैश क्या करना है, 5 साल बाद उनको पे करना है, उससे पहले ये कैश आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है टाइम लिबिलिटी। वो लिबिलिटी जो क्या हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो, पे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम लिबिलिटी, ठीक है। अब एनडीटीएल आपको क्लियर हो गया क्या होता है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो टाइम लिबिलिटी इंक्लूड में इसमें क्या आते हैं, फिक्स डिपॉजिट आते हैं, कैश सर्टिफिकेट्स आते हैं, कम्युलेटिव एंड रिक्वायरिंग रेकरिंग डिपॉजिट आते हैं, टाइम लिबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग एंड डिपॉजिट आते हैं, ठीक है, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट आते हैं, मार्जिन अगेंस्ट एलसी आते हैं, नॉट पेबल ऑन डिमांड, डिपॉजिट हेल्ड एज सिक्योरिटी एंड एडवांसेस ऑफ विच आर नॉट पेबल ऑन डिमांड, एंड गोल्ड डिपॉजिट भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी टाइम लिबिलिटी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये एनडीटीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कैश रिजर्व रेशियो मान लो आपने कोई स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, चाहे एसआरआर है चाहे सीआरआर है, अगर आपको बैंक के पास जमा करवाना है, ठीक है, तो वो एनडीटीएल आपको पता होना चाहिए कि एनडीटीएल में कौन सी चीजें आती हैं, कि उसी का ही 4% आपको जमा करवाना होता है, ठीक है। बाकी आप लोग को उसके अलावा कोई, इसके अलावा आपको मतलब कि कोई भी जमा करवाने की फालतू जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक होता है हमारा अदर डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी। अब नेट तो हो गया हमारा, जो हमने जमा करवाना ही है, उसके अलावा थोड़े बहुत और होते हैं जो आपको उनके एडीटीएल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो अदर डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट, अगर कोई एक्रूड है डिपॉजिट में, इंटरेस्ट अभी तक खड़ा है, देना है, बिल पेबल कोई पड़े हैं, अनपेड डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड है, इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं, ठीक है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो अदर डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी की एनडीटीएल के साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, एनडीटीएल प्लस ओडीटीएल, फिर इसका आपको कैश रिजर्व का 4% देना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा है जो एसेट विद द बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम के पास कौन कौन सी एसेट होती है। सबसे मेन जो एसेट होती है कैश ही होती है, ठीक है। एसेट विद द बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड बैलेंस विद द बैंक इन करंट अकाउंट, अगर उनका करंट अकाउंट में पैसा बड़ा है, बैलेंसेस विद द बैंक्स, अगर दूसरी बैंक के पास उन्होंने जमा करवाया हुआ है, एंड नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द अदर अकाउंट, अगर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे एनबीएफसी, उनके पास जमा करवाया हुआ है, फंड्स मेड अवेलेबल टू बैंकिंग सिस्टम बाय वे ऑफ नोटिस मेड अवेलेबल टू बैंकिंग सिस्टम, उनको कभी भी फंड मिल वापस देते हैं जब भी उनको नोटिस पीरियड पे वापस, या उनको नोटिस या कॉल नोटिस पे उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एसेट होगी बैंक की तरह की, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट है वो अरेंजमेंट विद कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स फॉर रेमिटेंस फैसिलिटी, ठीक है। अब रेमिटेंस क्या होता है आपके, शायद आपको एक बार मैं बता दूं अगर नहीं पता आपको, रेमिटेंस होता है, मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर पर लिया, अगर हमारा कोई रिश्तेदार बाहर गया है, ठीक है, मान लो कनाडा पे गया है, अमेरिका में गया है, अगर वो वहां पे काम करके हमारे को पैसे भेजता है, ठीक है, हमारे घर चलाने के लिए, हमारे खर्चों के लिए, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से कि आप इस तरह की एग्जाम्पल से ले सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह की जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक्स है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो कनाडा से अगर आपको पैसे भेज रहा है इंडिया, तो वो बाय पोस्ट नहीं भेज सकता, ठीक है, बाय पोस्ट नहीं मतलब आप कह सकते हो वहां से उड़ा के, पतंग उड़ा के तो नहीं भेज सकता, ठीक है, सीधी सिंपल ही बात। उनको क्या होता है, क्योंकि उधर वाली बैंक से वो क्या होगा, डेबिट होगा, इधर वाली बैंक में क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट करना कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में, अगर आपको कोई रेमिटेंस दे रहा है, ठीक है। When a bank accept fund from a client under its remittance facilities, इट बिकम ए लाइबिलिटी इन इट्स बुक्स, अगर कोई बैंक किसी का कस्टमर कोई आपको कनाडा से आपको भेज रहा है, तो कनाडा बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उसने आगे किसी दूसरी बैंक को क्या करना है, पे करना है। The liability of a bank accepting funds will extinguish only when the corresponding honors the drafts issued by the accepting bank to its customer। कहते हैं ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन तभी होगी, अब उधर से कनाडा वाली बैंक ने तो ले लिया, और कनाडा वाली बैंक इधर इंडियन वाली बैंक को कहेगी भाई साहब हमने तो पैसे ले लिए, आप इधर से इनको ड्राफ्ट पे डिस्चार्ज कर दो, इनको इतने पैसे दे दो, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये जब ये दोनों बातें क्लियर होगी तब जाके वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर रिमेनिंग अनपेड, अगर कुछ बचा कुचा रह जाता है, ठीक है, अगर मान लो उन्होंने उधर से ज्यादा पैसे भेजे थे, इधर इंडिया वालों की बैंक में किसी दिक्कत की वजह से उनको कम पैसे मिले हैं, ठीक है, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन दी बैंक बुक्स लायबिलिटी, तो वो बैंक की लायबिलिटी पे खड़े रहते हैं अभी भी, अगर उनका कुछ बैलेंस पड़ा है। कौन से हेड के अंदर, लायबिलिटी टू अदर इन इंडिया, ठीक है, भी वो दूसरी इंडिया की बैंक में अभी भी ट्रांसफर करने हैं, एंड द सेम शुड आल्सो बी टेकन इन अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएल,
ठीक है, वही डिमांड टाइम लायबिलिटी फॉर सीआरआर एंड एसएलआर पर्पस। अगर वो थोड़ा सा अनपेड लायबिलिटी में आगे बच गई है तो भी वो एनडीटीएल में आपके में जमा हो जाएगी, मतलब वो उसमें प्लस हो जाएगी, फिर उसके बाद आप सीआरआर जमा करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे ऊपर हमने पहले एनडीटीएल पढ़ा प्लस ओडीटीएल, अब प्लस अगर कोई पेंडिंग रेमिटेंस है तो वो भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर इसका आप 4% सीआरआर 4% सीआरआर इसका जमा करवा सकते हो। ठीक है, गॉट इट। ये हम आगे बात करते हैं पेनल्टीज फॉर सीआरआर शॉर्टफॉल। अगर सीआरआर शॉर्टफॉल मतलब क्या, आपको सीआरआर बैंक को 4% जमा करवाना था, आप 4.5% जमा करवाना था, आप उतना सीआरआर बैंक को जमा नहीं करवा पाए, तो उसके रिगार्डिंग आरबीआई आपको कुछ पेनल्टीज लगाती है। ठीक है, तो वो कैसे होती है? In case of default and maintenance of CRR requirement on daily basis, parent interest will be recovered for that day at the rate of 3% per annum above the bank rate on the amount by which the amount actually maintained falls short for the prescribed minimum on that date. If the shortfall continues on the next succeeding days, panel interest will be recovered at a rate of 5%. देखिए, अगर सिंपल मैं शॉर्ट आपको समझाऊं, देखिए मान लीजिए कोई अगर बैंक सीआरआर 4% से कम जमा करवाती है तो उनको 3%, ठीक है, जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है, ठीक है, मान लीजिए उस बैंक को 4 लाख जमा करवाना था, ठीक है, वो क्या करती है, बैंक 3 लाख जमा करवाती है। ठीक है, जो भी इसका रिमेनिंग 1 लाख बचा है उसका बैंक को 3% उनको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी आरबीआई को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कंटिन्यू चल रहा है आगे वाले दिनों में, जो ये परसेंटेज 3% से बढ़कर कितना हो जाएगा, 5%, फिर उनको वो 1 लाख का कितना जमा करवाना पड़ेगा, 5%। ठीक है, समझ लग गया? तो ये होता है अगर पेनल्टी, अगर आप सीआरआर के अच्छे तरीके से या पूरा आप उतने परसेंटेज पे जमा नहीं करवाते। ठीक है, चलिए अब कैश रिजर्व रेशो की बात होगी तो आगे हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखिए स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, सेक्शन 242A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिक्वायर्स एवरी बैंकिंग कंपनी नीडेड टू मेंटेन सच परसेंटेज नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ इट्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देखिए इसका मतलब क्या है कि बैंक को अपने पास कैश, आप वो सारा बैंक, अब मान लीजिए कि 1 करोड़ बैंक के पास पड़ा है, उसमें तो उसने 4% आरबीआई को जमा करवा दिया, ठीक है, सीआरआर के रूप में। ठीक है, और बाकी का जो उसके पास जो भी पैसा पड़ा है, ठीक है, मान लीजिए 96 लाख रह गया, तो उसका भी उसको अपना क्या बोलते हैं, 1 करोड़ का, उसको मान लो 19% क्या करना पड़ता है अपने पास, 18 से लेके 19% आजकल जो रेट चल रहा है एसएलआर रेशो, ठीक है, वो अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, उतना कैश बैंक क्या करके रखेगी, मेंटेन करके रखेगी, कितना, 18% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का। ठीक है, अगर बाई चांस आने वाले समय में कोई दिक्कत होती है तो बैंक उस दिक्कत को दूर करने के लिए उसके पास उतना कैश पर्याप्त हो। ठीक है, इस तो ये आरबीआई कहते हैं कि उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में अपने पास इतना कैश या सिक्योरिटीज उसके पास, बैंक के पास होनी चाहिए एनी टाइम। ठीक है, अगर आगे बात करें तो द स्टिपुलेटेड लेवल ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हैड रीच्ड ए वेरी हाई लेवल ऑफ 38.5% 91-92-8। देखिए 1991 का साल तो सबको याद होगा कि रिसेशन में बहुत बड़ा था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था इंडिया में। तो उस समय जो बैंक को अपने पास 38.5% पैसा रखना पड़ा था। ठीक है, इतनी मतलब बुरी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि पेनल्टी फॉर नॉट मेकिंग एसआर रेशो बाय बैंक। अब जैसे हमने कैश रिजर्व रेशो की बात की थी, वही सेम पेनल्टी इस पे भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, पैनल इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड फॉर डेट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। वही अपना उसमें 3% उसमें पेनल्टी लगती है, कौन से, किस पे, शॉर्टफॉल पे। शॉर्टफॉल मतलब जितना पैसा आप जमा नहीं करवा पाए, मान लीजिए आपने 20 लाख जमा करवाना था, आप सिर्फ 18 लाख ही डिपॉजिट करवा पाए हैं, तो आपके पास कितना बच गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख का आपको 3% एसएलआर के अपने जमा मतलब कि ना करवाने की वजह से पेनल्टी के रूप में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट। यही सेम सीआरआर और एसएलआर की सेम ही पेनल्टी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे हम बात करते हैं मॉनेटरी कंट्रोल बाय आरबीआई। मॉनेटरी कंट्रोल क्या होता है, मॉनेटरी होता है कि मनी
मनी को मतलब पैसे को कैसे, कैश को कैसे, मतलब कितना समय पर होना चाहिए, कितना समय पर नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास सरप्लस है तो उसको कहाँ पे यूज करना चाहिए, अगर आपके पास कम है तो कहाँ से आपको पैसा लेना चाहिए। तो ये सारा होता है मनी कंट्रोल। ये कौन करता है? मेनली आरबीआई। ठीक है। तो ये मनी कंट्रोल आरबीआई कैसे करता है? सबसे पहले जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज व्हेन द आरबीआई इन्वॉल्व्स इटसेल्फ डायरेक्टली एंड बाइज और सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। दिस इज अ डायरेक्ट एंड इफेक्टिव वे टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट। देखिए, अगर इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई खुद क्या करती है, डायरेक्टली सिक्योरिटीज को मार्केट में से खरीद लेती है। अगर मान लीजिए वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके डायरेक्टली वो अपने पास रख लेंगी, तो मार्केट में क्या होगा, मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे वो मनी या एक्स्ट्रा मनी अगर उनको मतलब कि मेंटेन करना पड़ता है, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका जो मॉनेटरी कंट्रोल का है वो है बैंक रेट। ठीक है। अब दूसरा जो है बैंक रेट। बैंक रेट essentially the rate at which the RBI lends money to commercial bank when on security or collateral. So now if the RBI were to increase the bank rate, the commercial would also have to increase their lending rate. देखिए, सिंपल भाषा में बैंक रेट वो रेट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा लोन पे देता है। मान लो अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, वहां पे वो बैठ के ताले थोड़ी बजाएगी। वो भी क्या करेगी, उसको उस हिसाब के इंटरेस्ट के, ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो क्या करेगी, आगे लोगों को लेंड करेगी। अब जब जैसे ही वो किसी भी चीज़ का ब्याज लोगों को ज़्यादा लगेगा, तो वो क्या लोग क्या करेंगे, वो लोन को कम कर देंगे और मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे जो हायरार्की बनती है कि अगर आरबीआई चाहे कि मार्केट में पैसा कम करना है, तो अपने वो ब्याज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ताकि लोग क्या करें, कम लोन ले। अगर वो आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करके अपने इंटरेस्ट को क्या कर देगी, कम कर देगी। फिर कमर्शियल बैंक भी क्या करेगी, अपने इंटरेस्ट को कम कर देगी। फिर क्या होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे। ठीक है। लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट। देयर आर टू कंपोनेंट्स फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। वही अपना जो फिर से आ गया वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट में, कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर रेशो। ठीक है। ये हमने बड़ी डीपली अभी ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये लिक्विडिटी को कैसे एडजस्ट करते हैं? द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मनी कंट्रोल। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी थ्रू रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स। ये वही मैंने आपको बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। ऐसे भी आरबीआई ऐसे पैसे को कंट्रोल करती है। ठीक है। रेपो मैंने आपको बताया था, अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, तो रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देगा, लोन देगा और उसके लिए एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। रिवर्स रेपो क्या होता है, जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगा और उसके लिए एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट ज्यादा कम करके अपने मनी फ्लो को ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है। तो दिस इज जो है मनी कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है। आरबीआई कैसे पैसे को कंट्रोल करती है। ठीक है। आगे हमारा जो पॉइंट है वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सीसीआईएल भी बोलते हैं। नेटिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर होता है हमारा जो लोन, जो ट्रेड, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है उसको एक्सपोजर बोलते हैं। ठीक है। नेटिंग होता है, मान लीजिए आपको किसी पेमेंट को डिस्चार्ज करना। ठीक है। एलिमिनेशन क्या होता है, किसी पेमेंट को खारिज करना। ठीक है। तो ये सीसीआईएल का कैसे इसमें हाथ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सीसीआईएल यानी कि इसको बोलते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंस्टीट्यूशन सेट अप टू क्लियर आउटराइट एंड रेपो ट्रेड्स अमंग्स मार्केट प्लेयर्स ऑन गारंटेड बेसिस। सीसीआई क्या करती है कि इसमें गारंटी देती है कि जो भी ट्रेड मार्केट में हो रहा है, ठीक है, उसको वो पूरी तरह से गारंटेड करती है। ठीक है। ताकि ट्रेडर्स जो भी अपने से सेल परचेज कर रहे हैं, चाहे बैंक का है, चाहे इंटर बैंक आपस में पैसा लेन देन कर रहे हैं, वो क्या रहे, सारे सेफ रहे। ठीक है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एनडीएस इज ए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाइल सीसीएस इज ए क्लियरिंग हाउस सेटिंग ट्रेड। जो एनटीडीएल वो तो एनडीएस वो तो पता ही है कि ऑनलाइन से वो सिस्टम होता है सारा। ठीक है। उसका तो इसे लेना नहीं है। जो सीसीआईएल है वो है क्लियरिंग हाउस सेटलिंग ट्रेड। मतलब जो एक तरह से जो लास्ट मोमेंट पे पूरा अपना गारंटी देता है कि हाँ ये वाली ट्रांजैक्शन अगर बैंक के अंदर है या आरबीआई के अंदर सारे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसमें पूरी इसमें गारंटी रहती है। ठीक है। आगे
जो हमारा प्रोडक्ट हैंडल बाय सीसीएल, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें आते हैं? जो डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रोडक्ट ये देखता है, वो मेनली वो है अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या ट्रेजरी बिल्स हो गए, रेपोज हो गए, सीबीएलओज हो गए, सीबीएलओज वो आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। फॉरेक्स हो गया, ठीक है, फॉरेक्स के अंदर मेनली ये यूएसडी जो रुपीज करेंसी है उसको ज्यादातर देखता है, ठीक है। आगे हमारा है सीसीआईएल हैज इंट्रोड्यूस अ डीलिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स कॉल्ड एफएस क्लियर टू डील इन फॉरेक्स वेब्स, ठीक है। फॉरेक्स वेब क्या होता है? फॉरेक्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है जहां पे इंटरनेशनल करेंसी का लेन देन होता है, ठीक है। उसके लिए एक इसने सिस्टम बनाया है सीसीआईएल ने, वो कौन सा है? एफ एक्स क्लियर, ठीक है। वो एफ एक्स क्लियर क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। FX Clear enable trading to be done through order matching mode and negotiation mode। ये दो तरह से ट्रेडिंग करता है, ठीक है। जो ऑनलाइन अपनी करेंसीज वगैरह बिकती हैं उनके दो तरह से ट्रेडिंग करता है। एक तो मैचिंग मोड हो गया जो ऑटोमेटिक मैच हो जाता है, ठीक है। एक नेगोशिएशन मोड हो गया, ठीक है। ऑर्डर मैचिंग मोड में क्या होता है? ऑटोमेटिकली मैचेस द बेस्ट बिड एंड ऑफर इन द सिस्टम। जो भी सबसे बेस्ट बिड होगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। इन दी ऑर्डर मैचिंग मोड द डीलर्स कैन स्पेसिफाई इस पैरामीटर्स, ठीक है। अब मैचिंग मोड में क्या है? जो एक तो सबसे बेस्ट बिड आ जाएगी, दूसरा क्या है कि उसमें आप पैरामीटर डाल सकते हो कि मैंने इतने रेट में ये चीज़ खरीदनी है, ठीक है। जब भी वो पैरामीटर पे वो चीज़ चले जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, मतलब आप उसको क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद है एफ एक्स वेब। एफ एक्स वेब अपना वही होता है फॉरेन एक्सचेंज वेब। ए फॉरेन एक्सचेंज वेब आल्सो नोन एज एफ एक्स वेब इज एन एग्रीमेंट टू simultaneously borrow one currency and lend another it on initial date then exchanging the amount at maturity। मान लीजिए आपने कोई इंटरनेशनल करेंसी आपको खरीदनी है, आपने ये आज मान लो, आज जो तारीख है, मान लो आज 21 तारीख है, तीसरा महीना, आपने आज कोई डील क्रैक कर दी कि मैंने इतने में मेरे को डॉलर ये रेट पड़ा, इंडियन रुपीज़ ये है, हम आज एक्सचेंज कर रहे हैं। वो अपनी जब भी उनकी आज की डील पे वो सेट हो जाएगा, उसकी पेमेंट चाहे कल या परसों हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आज के रेट पे ही उसका जो ट्रांजेक्शन होगी क्लियर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। फॉरेक्स का सिंपल यही है कि फॉरेक्स रेफर टू द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग इंटरनेशनल करेंसीज एंड करेंसी डेरिवेटिव्स। ये कुछ नहीं है, बस इंटरनेशनल एक मार्केट प्लेस है जहां पे सारी करेंसीज का क्या होता है? लेन देन होता है इन डॉलर्स, मेनली डॉलर्स में होता है, ठीक है। इट हैज़ नो सेंट्रल फिजिकल लोकेशन, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। यार द फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम। कहते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। क्योंकि सब जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इसके बिना नहीं हो सकती, मतलब ऑनलाइन ही, मतलब जो जितनी भी अपने इंटरस्टेट इंटरस्टेट कहते हैं इंटर कंट्री जो ट्रांजैक्शन है वो फॉरेक्स के बिना नहीं हो सकती। अगर आपने किसी दूसरे देश से माल खरीदना है या माल बेचना है तो उसके लिए आपको फॉरेक्स की जरूरत पड़ेगी। और आप देख ही लो कि कितना ग्लोबलाइजेशन आ गया कि हर कंट्री दूसरे कंट्री से व्यापार करे, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है। चलिए हमारा आगे पॉइंट है कोलेटराइज बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? हमारी ड्यूटी। कोलेटरलाइज क्या होता है? अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसके पास कोई हमारी चीज़ उधार के लिए रख लेते हैं, ठीक है, उसको उसको बोलते हैं कोलेटरलाइज, ठीक है। एक बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्लिगेशन बिटवीन ए बायर एंड ए लैंडर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए लोन, ठीक है। कंसीडर टर्म एंड कंडीशन ऑफ ए लोन, मतलब अगर किसी लोन में अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो उसके अगेंस्ट आपको कोलेटरल रखना पड़े, तो वो चीज़ अपनी ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ये कौन तय करता है? सीबीएलओ। अलाउ दिस रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट इन इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। इससे पहले क्या होता था कि जो शॉर्ट मनी मार्केट है उसको अगर कोई दूसरी बैंक को कोई पैसे चाहिए तो वो कॉल नोटिस पे बैंक से पैसे ले लेते ओवर द नाइट या थोड़े दिनों के लिए। पर अभी ऐसा सीबीएलओ ने थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप कॉल नोटिस को थोड़ा कम यूज़ करो। अगर आपको बैंक से भी दूसरी बैंक से पैसे चाहिए तो उसके लिए आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, तो वो सीबीएलओ देखता है, ठीक है। आगे हमारा जो पॉइंट है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए आरटीजीएस आज तो बहुत आपकी जो सैलरीज वगैरह वो आरटीजीएस के थ्रू भी आती होगी नेफ्ट के, ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये आपने सबको पता है इसका क्या होता है। द टर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रेफर्स टू ए फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउज फॉर द इंस्टेनियस ट्रांसफर ऑफ मनी और सिक्योरिटीज विदाउट नेटिंग डेबिट्स एंड डेबिट्स विद क्रेडिट्स अक्रॉस द बुक ऑफ ए सेंट्रल बैंक। देखिए अगर मान लीजिए अगर किसी बैंक ने दूसरी बैंक को पैसे भेजने तो आरटीजीएस बहुत ही इंस्टेंट हो जाता है, साथ ही के साथ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल बैंक है जैसे में आरबीआई है उसमें डेबिट क्रेडिट होने का उनका कोई इसमें लेना देना नहीं होता, जैसे बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं जो बहुत ही फास्ट हो जाती है, ठीक है।
वंस कंप्लीटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पेमेंट्स आर फाइनल एंड इरिवोकेबल। इरिवोकेबल मतलब ये वापस पैसा नहीं हो सकता अगर एक बार हो जाए, अनलेस की पार्टी आपकी जान पहचान की ना हो। अगर ज़्यादा पैसा चलेगा तो वापस कम कर सकते हैं, आपको वापस कर सकते हैं, ठीक है। आईडी आईडीआरबीटी एज ए सर्टिफाइड अथॉरिटी, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। आईडीआरबीटी क्या होता है, ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एट हैदराबाद। ये कहाँ पे, हैदराबाद पे है। इसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग हैज बिकम द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फॉर ऑल द एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेड ओवर द इन्फिनेट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। अब इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क क्या है, मान लीजिए अब बैंक बहुत सारी ऐप्स को यूज़ करती हैं, ठीक है, वो ऐप सर्टिफाइड है, मतलब है कि नहीं है, वो आपके लिए सेफ है कि नहीं है, ये कौन तय करता है, ये आईडीआरबीटी से तय करती है, ठीक है। आरटीबी उसको एक सर्टिफिकेशन लेटर देती है, सर्टिफिकेशन आप कह सकते हो एक तरह सर्टिफिकेट देती है कि हाँ ये लोगों, आम लोगों के लिए सेफ है, या बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए सेफ है, या आरबीआई टू कमर्शियल बैंक के लिए सेफ है, ठीक है। तो ये कौन देता है, आईडीआरबीटी, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो हमारा लास्ट है वो है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बैंक के में आजकल बड़ा यूज़ होता है। आपको फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैंक आपसे कई बार ऑनलाइन सिग्नेचर मांग लेती है। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, आप दूसरी स्टेट में हो, कैसे हो, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो वो सारा काम धाम कौन देखता है, PKI यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। In the physical world, the signature of a person is used and associated to establish identity and credibility of the individual। ये आजकल जो सिग्नेचर ही बंदे की जो असली पहचान बन गए हैं आजकल बिजनेस मॉडल में। PKI is an online infrastructure using encryption, digital signature and digital certificate। ठीक है, PKI क्या है, एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आप अपने ऑनलाइन जो इंक्रिप्शन मोड में अपने जो भी साइन है या अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। द पेपर बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिक्लेरेशन प्रूफ आर कैरिड थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। ये आजकल जो इससे पहले जो पेपर वाला काम था वो उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ने, ठीक है, जिसमें PKI जैसे मतलब कि अथॉरिटीज का बहुत इसमें योगदान है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर आर क्रिएटेड एंड वेरीफाइड यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। जो भी ये वेरीफाई होते हैं वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, मतलब उनकी भाषा के अंदर इसको बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये सारे क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा और सब सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए, तो हम उसको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।